मेरा नाम प्रगति है। मेरा पति अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता था और मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता था। इसीलिए मैंने धीरे धीरे अपने पति के कान भरने शुरू कर दिए थे और अपनी नंद की तरफ से अपने पति का दिल इतना ज्यादा फेर दिया था कि मेरा पति अपनी बहन को कैरेक्टरलेस समझने लगा था। उठते बैठते उसे मारने लगा था और एक दिन मैंने अपना सीना पीटते हुए कहा था कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तुम्हारी बहन ने अपना अबॉर्शन करवाने वाली दवाई खाई है। ये कहते ही मैंने वो दवाई अपने पति के आगे रख दी थी, जो छुपाकर लाई थी, और फिर गुस्से से पागल होते हुए मेरे पति उसे जिंदा जलाने लगे। मेरी नंद रोते हुए उनसे पनाह मांगते हुए बोली कि भैया प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा किया हुआ सब तुम्हारी बेटी भुगते। पर मेरे पति ने उसे आग लगाकर खत्म कर दिया था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सालों के बाद तारीख दोहराई जाएगी और मेरा बेटा बहू की बातों में आकर मेरी मासूम बेटी को। वो तेज बदबू आज भी मेरी सांसों में अटक जाती है। 15 साल गुजर गए मगर वो रात मुझे सोने नहीं देती। मेरे सामने वो हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, रिक्वेस्ट करती रही, कहती रही भाभी सच बता दो भैया को, रोक लो। मगर मैं खामोश खड़ी हुई तमाशा देखती रही। मेरे होठ सिले हुए थे और दिल पत्थर का हो चुका था। मुझे उस समय सिर्फ अपनी जीत दिखाई दे रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं जीत कर भी सबसे बड़ी हार हारने वाली हूँ। वो आग जिसमें वो खत्म हो गई, दरअसल उसी दिन मेरे भाग्य में लिख दी गई थी। मैं समझ रही थी कि मैंने किस्सा खत्म कर दिया, मगर कुदरत ने अभी तो अपना खेल शुरू किया था। आज जब मेरा पैरालाइज पति मुझे नफरत भरी नजरों से देखता है, तो मैं हर रोज उसी आग में दोबारा जलती हूँ जो मैंने खुद अपने हाथों से लगवाई थी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखती थी। हम दो बहनें और हमारा एक भाई था। हमारे घर का माहौल कुछ ऐसा था कि जब से हमने होश संभाला था, अपने पापा का हमेशा कड़क व्यवहार ही पाया था। वो छोटी छोटी सी बात पर हमें टोकते थे और कभी प्यार मोहब्बत से हमारे साथ पेश नहीं आए थे। शायद यही वजह थी कि हमारे अंदर एक अजीब सी निराशा ने जन्म ले लिया था। मम्मी अक्सर हम दोनों बहनों को बिठाकर समझाती थी कि देखो लड़कियों, अपने घर जाओ तो जाकर अपने पति का दिल जीत लेना, और याद रखना पति तुम्हारी मुट्ठी में होगा, तभी तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी, वरना ये मर्द तो औरतों को जूती की नोक पर रखते हैं। मम्मी की ये बातें मेरे दिमाग पर निशान छोड़ गई थी। मेरी बड़ी बहन की शादी हुई तो उसने मम्मी की नसीहत पर पूरा ध्यान दिया था। वो कुछ ही समय में अपने पति को लेकर अलग हो गई थी और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने लगी थी। मैं उसे देखकर उस पर नाज करती थी। फिर मेरे लिए अजीत का रिश्ता आया। अजीत एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब करते थे, पढ़े लिखे और इज्जतदार इंसान थे। वो इकलौते भाई थे और उनकी एक ही छोटी बहन थी, रोमिता। उसके पिता का साया सर से उठ चुका था, इसलिए वो अपनी माँ और बहन का इकलौता सहारा था। मेरी मम्मी को ये रिश्ता बहुत पसंद आया था। उन्होंने कहा था कि ये लड़का बहुत ही अच्छा है, कमाता भी अच्छा है, बस एक माँ और बहन ही तो है, उन्हें संभाल लेना और अपनी जगह बना लेना। मेरी शादी हो गई थी। शुरू के दिन तो बहुत अच्छे गुजरे थे। अजीत मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन मेरी खुशियों को शायद किसी की नज़र लग गई थी। शादी के कुछ महीने बाद ही अचानक मेरी सास की मौत हो गई थी। इस घर पर तो जैसे मुसीबत का पहाड़ ही टूट पड़ा था। अजीत तो जैसे टूट कर ही रह गए थे। वो अपनी माँ के बहुत करीब थे। उस दिन मैंने पहली बार अजीत और रोमिता को आमने सामने रोता हुआ देखा था। उन्होंने रोमिता के सर पर हाथ रखा था और कहा था कि रोमिता, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। तुम ये मत समझना कि तुम अनाथ और बेसहारा हो गई हो। आज से मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। अजीत के शब्द उस समय तो मुझे दिलासा लगे थे, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये शब्द मेरी जिंदगी का कांटा बन जाएंगे। सास के जाने के बाद अजीत का सारा ध्यान अपनी बहन रोमिता पर ही रहने लगा था। वो पहले भी अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन अब तो जैसे उन्होंने रोमिता को अपने हाथ का छाला बना लिया था। वो जरा सा भी रोमिता को कोई काम करते हुए देख लेते तो फौरन मुझे टोक देते थे। वो जरा सा भी रोमिता को कोई काम करते हुए देख लेते तो फौरन मुझे रोक देते थे। कहते थे कि प्रगति, तुम उसे क्यों काम करने देती हो? मम्मी ने कभी उससे तिनके जितना काम भी नहीं करवाया था। अभी ये पढ़ रही है, इसे पढ़ने दो, इस पर घर की जिम्मेदारियों का बोझ मत डालो। शुरू में तो मैं खामोश रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये बात मेरे दिल में खटकने लगी थी।
मेरे अपने भी अब 2 बच्चे हो चुके थे। घर का सारा काम, बच्चों की देखभाल, सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ता था और ऊपर से अजीत के दिए गए हुक्म की कि रोमिता को कुछ नहीं कहना है। मुझे अब अपनी नंद पर बेवजह गुस्सा आने लगा था। वो स्कूल से आती थी, बैग एक तरफ फेंकती थी और सोफे पर ढह जाती थी। वो लाड से कहती थी कि भाभी खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। मैं सारा दिन काम करके थकी हुई होती थी। उसका ये हुक्म सुनकर मेरा खून खौल जाता था। कभी वो कहती थी कि भाभी मेरी यूनिफॉर्म प्रेस कर देना, मुझे कोचिंग के लिए देर हो रही है। मैं दिल मार कर उसके सारे काम कर देती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं उससे नफरत करने लगी थी। मुझे लगता था कि वो जानबूझकर मुझे तंग करती है। अजीत घर आते थे तो सीधा अपनी बहन के कमरे में चले जाते थे। उसका हालचाल पूछते थे, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते थे। मेरे लिए उनके पास टाइम कम होता जा रहा था। अब तो जो कुछ भी था वो अपनी बहन के लिए ही करते थे। एक दिन मैं बर्तन धो रही थी कि रोमिता आई और कहने लगी कि भाभी जरा मेरे लिए चाय तो बना दीजिए, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, बल्कि मेरा तो पारा हाई हो गया था। मैंने गुस्से से कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं काम कर रही हूँ? मेरे हाथ गीले हैं। तुम तो कोई काम नहीं कर रही ना, तो अपने लिए खुद चाय बनाकर पी लो। इतनी बड़ी हो गई हो, चाय भी नहीं बना सकती क्या? रोमिता ने मेरे ऐसे व्यवहार पर मुझे अजीब नज़रों से देखा था और खामोशी से किचन से चली गई थी। मुझे लगा मैंने ठीक किया है। उसे थोड़ा एहसास तो हो कि वो मुझे कितना तंग करती है। लेकिन शाम को जब अजीत आए तो उनका मूड खराब था। वो सीधा मेरे पास आए और कहने लगे कि प्रगति, तुमने रोमिता से क्या कहा था? वो रो रही थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि उसका ख्याल रखा करो, वो मम्मी के बिना बहुत अकेला महसूस करती है। अपने पति की बात सुनकर तो मेरे तन बदन में आग लग गई थी। इस लड़की ने अपने भाई से जाकर मेरी शिकायत लगा दी थी। मैंने उसी समय फैसला कर लिया था कि अब ये लड़की इस घर में सुकून से नहीं रहेगी। मैं इसे अजीत की नज़रों में गिराकर ही रहूंगी। ये मेरे और मेरे पति के बीच दीवार बन रही थी। मुझे अपनी मम्मी की नसीहत याद आई थी कि अपने पति को मुट्ठी में करना है तो उसके आसपास मौजूद हर रुकावट को हटाना होगा, और रोमिता अब मेरे लिए सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी थी। अजीत की डांट मेरे दिल में कांटे की तरह चुभी थी। रोमिता की वो मासूम शक्ल अब मुझे जहर लगने लगी थी। मैंने फैसला कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं इस लड़की को इस घर से निकाल कर ही दम लूंगी। अगले दिन मैं बच्चों को लेकर मम्मी के घर पहुंच गई थी। मम्मी मेरी उतरी हुई शक्ल देखकर फौरन भाप गई थी। उन्होंने कहा, क्या हुआ है प्रगति, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? अजीत ने कुछ कहा है क्या? मैंने फूट फूट कर रोते हुए मम्मी को पूरी कहानी सुना दी थी कि वो लड़की तो मेरे पति को मुझसे छीन रही है। अजीत अब मेरी सुनते ही नहीं है, बस हर समय रोमिता रोमिता की रट लगाए रखते हैं। मुझे तो डर है कि कहीं वो मेरी जगह न ले ले। मम्मी ने मेरी बात को ध्यान से सुना और फिर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। उन्होंने कहा, प्रगति तुम बहुत भोली हो, अभी से उस पर लगाम डाल दो, वरना वो तुम्हारे पति को पूरी तरह से काबू में कर लेगी और तुम्हारी हैसियत उस घर में 2 टके की रह जाएगी। मैंने कहा, तो क्या करूं मम्मी? अजीत तो उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनते। मैंने बेबसी से कहा। तो मम्मी ने मेरे कान में धीमे से बात बताई कि अब तुम्हारी सास तो मर गई है, अब तुम ही उस घर की रानी हो, अपनी सल्तनत जमाओ, उसकी शादी की फिक्र करो, उसे विदा करके ही दम लेना। और हाँ, अजीत के कान भरना शुरू कर दो। धीरे धीरे मीठा जहर बनकर मम्मी की बातों ने मेरे अंदर एक नई हिम्मत भर दी थी। मैं घर वापस आई तो मेरा व्यवहार बदला हुआ था। मैंने दिखावा करने के तौर पर रोमिता से अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया था ताकि मेरे पति को शक न हो, लेकिन अंदर ही अंदर मैं मौके की ताक में थी। कुछ दिन के बाद अजीत जल्दी घर आ गए थे। वो सीधा अपनी बहन के कमरे में चले गए और दोनों बहन भाई हंस हंस कर बातें करने लगे थे। मुझे किचन में बर्तन धोते हुए उनकी हंसी की आवाज़ें आ रही थी। मेरा दिल जलकर राख हो रहा था। मैं चाय लेकर उनके कमरे में आ गई थी और कहा कि अरे अजीत, आज आप इतनी जल्दी आ गए? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। उन्होंने कहा कि हाँ, आज काम जल्दी ख़त्म हो गया था तो सोचा अपनी बहन के साथ थोड़ा टाइम ही स्पेंड कर लूँ। अजीत ने अपनी बहन के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मेरी गुड़िया डॉक्टर बनना चाहती है, मुझे इसके सपने पूरे करने हैं। मैंने जानकर कहा कि डॉक्टर बनना आसान थोड़ी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और फिर लड़कियों की तो शादी भी हो जाती है, तो फिर इतनी पढ़ाई का क्या फ़ायदा? मेरी बात पर रोमिता का चेहरा उतर गया था। अजीत ने फौरन कहा, प्रगति तुम ये कैसी बातें कर रही हो?
रोमिता आगे पढ़ेगी और ज़रूर डॉक्टर बनेगी। मैं हूं ना उसके साथ। मैंने जल्दी से बात बदली और कहा कि मैं तो बस कह रही थी कि ज़माने का हाल बहुत बुरा है, लड़कियों को ज़्यादा ढील नहीं देनी चाहिए। मैंने बात संभालने की कोशिश की थी तो मेरे पति ने कहा कि मेरी बहन ऐसी वैसी लड़कियों जैसी नहीं है। उनके शब्द बहुत सख्त थे। वो बोले, मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा है। उस रात में देर तक जागती रही थी। अजीत का रोमिता पर अंधविश्वास मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट था। मुझे उसके भरोसे को तोड़ना था। कुछ दिन के बाद रोमिता कॉलेज से आई तो बहुत खुश थी और कहने लगी कि भाभी, आज हमारे क्लास की एक पार्टी है, सारी फ्रेंड्स जा रही हैं, क्या मैं भी चली जाऊं? मेरे दिमाग में एक प्लान कूदा था। मैंने फौरन कह दिया कि हाँ हाँ, तुम ज़रूर जाओ। अजीत से अजीत से मैं पूछ लूंगी, तुम तैयार हो जाओ। रोमिता खुशी खुशी अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली गई थी। मैंने जानबूझकर अजीत को फ़ोन नहीं किया था। जब वो चली गई तो मैंने घड़ी देखी। अजीत के आने में अभी कुछ देर बाकी थी। शाम को जब अजीत घर आए तो उन्होंने आते ही अपनी बहन के बारे में पूछा था। रोमिता कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। मैंने गहरी सांस ली और परेशान होते हुए शब्दों में कहा कि पता नहीं अजीत, मुझे तो बताकर भी नहीं गई है। कॉलेज से आई, कपड़े बदले और कहीं चली गई। मैंने पूछा भी कि कहाँ जा रही हो, तो उसने मुझे कोई ठीक से जवाब नहीं दिया। मेरी बात सुनकर अजीत के माथे पर शिकन पड़ गई थी। कहने लगे, क्या मतलब, बताकर नहीं गई? ऐसा तो वो कभी भी नहीं करती। मैंने कहा, मैं भी तो यही कह रही हूँ। आजकल उसके तेवर कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। मैंने जल्दी पर तेल छिड़का और कहा कि आपकी बहन ज्यादा ही आज़ाद ख्याल की होती जा रही है। अजीत ने फौरन रोमिता को फ़ोन मिलाया, लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा था। अब अजीत की परेशानी गुस्से में बदलने लगी थी। वो कमरे में टहलने लगे। मैं खामोशी से एक कोने में बैठी उनके गुस्से को हवा देती रही। मैंने कहा, देखो अजीत, मैं तो पहले ही कहती थी कि लड़कियों को इतनी ढील देना ठीक नहीं है। अब देखो, रात होने को है और उसका कुछ पता नहीं है। ज़माना कितना ख़राब है, लोग क्या बातें करेंगे। लगभग 2 घंटे के बाद डोरबेल बजी। अजीत ने झटपट दरवाज़ा खोला तो सामने रोमिता खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। अजीत ने गुस्से से पूछा, कहाँ थी तुम? रोमिता सहम गई थी। कहने लगी कि भैया, वो मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, वहीं पर देर हो गई। मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था। अजीत ने ऊंची आवाज में पूछा, तुम अपनी भाभी को बताकर क्यों नहीं गई थी? तभी रोमिता ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। बोली, भैया, मैंने भाभी को बताया तो था, उन्होंने ही तो मुझे जाने की इजाज़त दी थी। मैं फौरन अपनी जगह से उठी और हैरानी भरी एक्टिंग करते हुए बोली, क्या? तुमने मुझे कब बताया? और रोमिता, झूठ तो मत बोलो, मैं तो कब से तुम्हारे लिए परेशान बैठी हूँ कि तुम कहाँ चली गई हो। रोमिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा था कि भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने आपसे पूछा था और आपने कहा था कि चली जाओ। अजीत ने मेरी तरफ देखा, फिर अपनी बहन की तरफ। उसकी आंखों में शक के साए मंडराने लगे। मेरी पहली चाल कामयाब हो चुकी थी। अजीत के दिल में शक का बीज बोया जा चुका था। उस रात घर में एक अजीब सा तनाव था। रोमिता अपने कमरे में बंद होकर रो रही थी और अजीत लाउंज में गहरी सोच में डूबे हुए थे। मेरी पहली चाल कामयाब हो रही थी, लेकिन मुझे पता था कि ये काफ़ी नहीं है। अजीत अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करते थे। एक छोटा सा झूठ उनकी मोहब्बत को ख़त्म नहीं कर सकता। मुझे कुछ बड़ा करना था। अगले कुछ दिन खामोशी से गुजर गए थे। वो रोमिता से बात तो करते थे, लेकिन उनके शब्द में वो पहले वाली मोहब्बत नहीं रही थी। रोमिता बेचारी सहम कर रह गई थी। वो हर समय अपनी सफाइयाँ पेश करने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं मौका मिलते ही बात का रुख मोड़ देती थी। एक शाम अजीत घर आए तो उनके हाथ में गिफ्ट था। उन्होंने रोमिता को आवाज़ दी, रोमिता, ज़रा इधर तो आओ। रोमिता डरते डरते कमरे से बाहर निकली। अजीत ने वो गिफ्ट उसकी तरफ बढ़ाया और बोले, ये लो तुम्हारा नया मोबाइल, और आइंदा अगर कभी देर होने लगे तो मुझे फ़ोन से खबर कर देना। मैं नहीं चाहता था कि दोबारा कभी तुमसे कांटेक्ट टूटे और हम परेशान हो जाए। रोमिता के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने कहा, थैंक यू भैया, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। मैं ये सब देखकर झुंझला गई थी। मैं तो उसे अजीत से दूर करना चाहती थी और अजीत ने उसे एक और सुविधा दे दी थी। लेकिन फिर अचानक मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया, ये मोबाइल फ़ोन तो मेरे लिए एक नया हथियार बन सकता था। मैंने अपनी पुरानी दोस्त शालू से कांटेक्ट किया, जो ऐसी चालों में माहिर थी। मैंने उसे सब कुछ बता दिया और उससे मदद मांगी। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो प्रगति। शालू ने फ़ोन पर मुझे विश्वास दिलाया।
मैं अपने जानने वाले लड़के को कहूंगी कि वो एक ऐसा नाटक रचाएगा कि तुम्हारा पति अपनी आंखों से देखते हुए, कानों से सुने हुए पर विश्वास करने पर मजबूर हो जाएगा। प्लान तैयार था, अब बस उस पर कंसंट्रेट करने की देर थी। 1 हफ्ता गुजर गया था। हम सब रात का खाना खा रहे थे। अजीत का मूड आज कुछ बेहतर था और वो अपनी बहन से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे। रोमिता, तुम्हारा फाइनल एग्जाम कब से शुरू हो रहे हैं? अजीत ने निवाला तोड़ते हुए पूछा। उसने जवाब दिया, बस भैया, अगले महीने से। मुझे कुछ बुक्स चाहिए थी। रोमिता अभी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर जगमगा रहा था। रोमिता ने फोन उठाया और हेलो कहा। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया था जिस पर रोमिता के चेहरे का रंग उड़ गया। जी, कौन? आप शायद गलत नंबर पर। उसने जल्दी से फोन बंद कर दिया। कौन था? अजीत ने सरसरी भरे अंदाज में पूछा तो वो झिझकते हुए बोली, पता नहीं भैया, कोई रॉन्ग नंबर था। मैंने अपने पति की तरफ मतलब भरी नजरों से देखा और कहा, आजकल रॉन्ग नंबर बहुत आने लगे हैं। रोमिता, आपके फोन पर मैंने कल भी देखा था, देर रात तक मैसेज भी आ रहे थे। रोमिता ने तड़पकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, भाभी, आप ये क्या कह रही हो? कल तो कंपनी का मैसेज आया था बस। मैंने कहा, हाँ हाँ वही होगा। मैंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी, जिससे शक और भी गहरा हो गया था। अगले दिन संडे था। अजीत घर पर ही थे। मैं जानबूझकर अपनी नंद का फोन किचन में ले आई थी। मैं काम कर रही थी। मेरा प्लान ये था कि जैसे ही कॉल आया अजीत उसके पास हो। मैंने अजीत को आवाज दी, अजीत, जरा ये चावलों का डिब्बा तो उतार देना ऊपर से, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है। अजीत ने कहा कि अभी आ रहा हूँ। उसी लम्हे ठीक प्लान के मुताबिक रोमिता का मोबाइल बज उठा था। मैंने जल्दी से फोन उठाया और अजीत से कुछ कहने से पहले ही स्पीकर ऑन कर दिया था। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई जो बहुत फ्री होते हुए अंदाज में बोल रहा था कि जान, कैसी हो? कल रात तुमने फोन बंद क्यों कर दिया था? मैं कितना परेशान हो गया था तुम्हारे लिए। अब ये बताओ, कब मिलोगी मुझसे? मैं तुम्हारे कॉलेज के बाहर इंतजार कर रहा होता हूँ रोज। मैंने फौरन घबराहट का नाटक करते हुए फोन बंद कर दिया। अजीत का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उनकी रगें तन गई थी। ये सब क्या है? अजीत ने दहाड़ते हुए पूछा। उनकी आवाज से पूरा घर गूंज उठा था। रोमिता जो अपने कमरे में थी, भैया की आवाज सुनकर भागी हुई आई और कहने लगी, क्या हुआ भैया, सब ठीक तो है ना? अजीत ने एक झटके से उसका फोन उठाया और दीवार पर दे मारा था। मोबाइल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। कौन था वो लड़का? अजीत रोमिता की तरफ बढ़े। उनकी आंखों में खून उतर आया था। मुझे बताओ, कौन था वो जो तुम्हें जान कह रहा था? यही शिक्षा दी है मम्मी ने तुम्हें? रोमिता तो ये सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। उसने कहा, भैया, कौन लड़का? मुझे नहीं पता। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेरा विश्वास कीजिए। झूठ मत बोलो, मैंने बीच में पड़ते हुए कहा। मैंने खुद सुना है। अभी वो लड़का कह रहा था कि तुम रोज उससे मिलती हो। रोमिता, तुमने हमारी नाक कटवा दी है। अपने भाई का जरा भी लिहाज नहीं किया तुमने। रोमिता रोते हुए मेरे पैरों में गिर गई थी और कहने लगी, भाभी, भगवान के लिए सच बोलो, मैं किसी लड़के को नहीं जानती। ये कोई साजिश है मेरे खिलाफ। भैया, आप तो मेरा विश्वास कीजिए, लेकिन मेरे पति पर तो जुनून सवार था। उन्होंने उसका बाजू पकड़कर झंझोड़ा और बोले, मुझे अपने कान से सुने और अपनी आंखों से देखने पर विश्वास है या तुम्हारे झूठ का? आज तुमने साबित कर दिया कि मैंने तुम्हें ढील देकर बहुत बड़ी गलती की थी। रोमिता रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन इस बार अजीत का दिल पिघलने वाला नहीं था। मेरी शातिराना चाल ने भाई बहन के बीच एक गहरी खाई खोद दी थी। उस रात घर में कयामत का समा था। अजीत का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। रोमिता अपने कमरे में बंद सिसकियां ले रही थी और मैं अपने कमरे में। बाहर से तो परेशान होने का दिखावा कर रही थी, लेकिन अंदर से सुकून से बैठी हुई थी। मेरी चाल उम्मीद से ज्यादा कामयाब रही थी। अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रोमिता की आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी। अजीत ने नाश्ता किए बिना ही चाय का कप टेबल पर रखा और रोमिता की तरफ ध्यान दिया और कहने लगे, आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। अजीत ने अपना फैसला सुना दिया था कि अब मैं तुम्हें आगे बिगाड़ने का और मौका नहीं दे सकता। घर पर रहो और घर के कामकाज सीखो। पढ़ लिख कर तुमने कौन सा तीर मार लेने हैं? आखिरकार संभालना तो घर ही है। रोमिता के हाथ से निवाला गिर गया था। वो कहने लगी, भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे फाइनल पेपर्स हैं, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेरा विश्वास कीजिए, मैं बेकसूर हूँ। बस एक शब्द और नहीं सुनना मुझे।
अजीत ने हाथ उठाकर उसे खामोश करवा दिया था। मैं फैसला कर चुका हूँ, जो लड़की घर की इज्जत का ख्याल ना रख सके, उसे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अजीत ये कहकर ऑफिस चले गए थे। रोमिता वहीं टेबल पर सर रखकर रोने लगी थी। मैंने दिल ही दिल में जीत का जश्न मनाया था। अब वो पूरा दिन घर पर मेरी निगरानी में रहेगी और मैं उसे और भी ज़्यादा परेशान करूँगी। दिन भर मैंने रोमिता से घर का कोना कोना साफ करवा लिया था। वो बेचारी रोती रही थी, लेकिन काम करती रही। मैं उसे तानी देती रही। मैंने कहा, देख लिया अपने भाई का प्यार तुमने। आदमियों का कोई भरोसा नहीं होता। आज नहीं तो कल असलियत सामने आ ही जाती है। रोमिता ने रोते हुए कहा, भाभी आप क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आखिर मैंने किया क्या है? मैंने कहा, सब तुम्हारी अपनी करतूतों की सजा है। मैंने बड़ी ठिठाई से जवाब दिया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। रोमिता घर में कैद होकर रह गई थी। अजीत अब उससे सीधे मुंह भी बात नहीं करते थे। वो घर आते तो खामोशी से खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते थे। उन दोनों के बीच फासले बढ़ते जा रहे थे और मैं इन फासलों को और भी गहरा करने के लिए तैयार थी। मुझे एक और प्लान बनाना था। मुझे अजीत के दिल से रोमिता के लिए रही सही हमदर्दी भी खत्म करनी थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं रोमिता के कैरेक्टर पर एक ऐसा दाग लगाऊंगी कि जिसे वो कभी धो न सके। एक दिन अजीत ऑफिस से जल्दी आ गए थे। वो थके हुए लग रहे थे। मैं उनके लिए चाय बनाने किचन में आ गई। रोमिता अपने कमरे में थी। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और अपने मोबाइल से उसी लड़के के नंबर पर एक मैसेज भेज दिया था, जिसमें लिखा हुआ था, आज रात 10 बजे पिछले दरवाजे पर आ जाना, सब सो चुके होंगे। उसके बाद मैंने वो मैसेज डिलीट कर दिया था और चाय लेकर अजीत के पास चली गई थी। रात को जब हम सब सोने की तैयारी कर रहे थे, अचानक मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। ये उसी लड़के का रिप्लाई था, ठीक है मैं इंतज़ार करूँगा। मैंने जानबूझकर मोबाइल ऐसी जगह पर रखा था जहां मेरे पति की नज़र आसानी से पड़ सके। जैसा कि मैंने सोचा था, अजीत ने फ़ोन उठाया और मैसेज पढ़ लिया था। जैसा कि मैंने सोचा था, अजीत ने फ़ोन उठाया और मैसेज पढ़ लिया था। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। ये मैसेज किसका है? उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने अनजान बनते हुए कहा, कौन सा मैसेज, मुझे तो नहीं पता। अजीत ने मुझे फ़ोन दिखाया तो मैंने हैरानी का नाटक करते हुए कहा, ओहो, ये तो वही नंबर है जिस नंबर से उस दिन कॉल आई थी, लेकिन ये मेरे फ़ोन पर क्यों आ गया? फिर मैंने एकदम चौंकते हुए कहा, अजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि रोमिता ने मेरे फ़ोन का इस्तेमाल किया हो? आजकल उसका अपना फ़ोन तो टूट गया है। अजीत फ़ौरन समझ गए थे। वो गुस्से से उठे और सीधा रोमिता के कमरे की तरफ लपके। मैं उनके पीछे पीछे गई थी। रोमिता सो रही थी। अजीत ने उसे झंझोड़ कर उठाया और कहा कि उठो, बताओ मुझे, ये किसको बुलाया है तुमने आज रात? रोमिता हड़बड़ाकर उठ गई थी। कहने लगी, क्या हुआ भैया, मैंने तो किसी को भी नहीं बुलाया। अजीत ने कहा कि झूठ क्यों बोलती हो तुम? उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया था और कहा, ये मैसेज क्या है फिर? मेरे ही घर में रहकर मेरी ही इज्जत नीलाम कर रही हो। रोमिता रोते हुए गाल सहलाने लगी थी। कहने लगी, भैया भगवान की कसम मैं कुछ नहीं जानती। मैंने भाभी के फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाया। अजीत ने दहाड़ते हुए कहा, तो क्या ये मैसेज खुद ब खुद आ गया? आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने अजीत को पकड़ने की कोशिश की। अजीत छोड़ दो उसे, गुस्सा थूक दो, कहीं कोई उल्टी सीधी हरकत न कर बैठना। लेकिन अजीत काबू से बाहर हो चुके थे। उन्होंने कहा कि नहीं प्रगति, आज फैसला होकर ही रहेगा। ये लड़की हमारे परिवार के नाम पर कलंक है। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने रोमिता को बालों से पकड़कर घसीटा और कमरे में बंद कर दिया और बोले, कल सुबह तुम्हारा फैसला होगा, तब तक यहीं सड़ो। मैंने बाहर से कुंडी लगाई और अजीत को लेकर अपने कमरे में आ गई थी। अजीत पूरी रात जागते रहे थे, गुस्से और दुख की आग में जलते रहे और मैं अपनी कामयाबी पर मुस्कुराती रही। मुझे विश्वास था कि अब रोमिता का इस घर में रहना नामुमकिन हो चुका है। उस रात के बाद अजीत का व्यवहार रोमिता के साथ पूरी तरह से बदल गया था। अब वो भाई कम और जेलर ज्यादा लगते थे। मैं जानती थी कि अजीत अभी भी किसी न किसी बहाने रोमिता को माफ कर सकते हैं, इसलिए मुझे एक मजबूत वार करना था, एक ऐसा वार जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता न बचे। मैंने अपनी दोस्त शालू की मदद से एक और नाटक रचाया। इस बार प्लान ज्यादा खतरनाक था। मैंने कुछ ऐसी दवाइयां हासिल की जो अबॉर्शन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। एक शाम जब अजीत घर आए तो मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी और डरे हुए अंदाज में रो रही थी। अजीत परेशान होकर मेरे पास आए। कहने लगे, क्या हुआ प्रगति, क्यों रो रही हो, सब ठीक तो है?
मैंने सिसकियां लेते हुए तकिए के नीचे से वो दवाइयां निकाली और अपने पति के सामने रख दी और कहा कि अजीत, हम बर्बाद हो गए, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अजीत ने हैरानी से उन दवाइयों को देखा और बोले, ये क्या है और तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने कहा, ये दवाइयां मुझे रोमिता के कमरे से मिली हैं। मैंने झूठ बोलते हुए कहा, मैं सफाई कर रही थी तो उसके गद्दे के नीचे से ये मिली। आपको पता है ये किसके लिए होती हैं? अजीत का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वो समझ गए थे कि मेरा इशारा किस तरफ है। उनके हाथ कांपने लगे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और रोमिता इतना गिर नहीं सकती और तुम अभी भी उसकी वफादारी कर रहे हो। मैंने चीखते हुए कहा, आंखें खोलो अजीत, वो लड़की कब की हमारे हाथों से निकल चुकी है। भगवान जाने किस किस के साथ उसका संबंध रहा है। अब ये दवाइयाँ, इसका मतलब साफ है कि वो प्रग। मैंने अपना शब्द अधूरा छोड़ दिया था, लेकिन अजीत सब कुछ समझ चुके थे। वो एक जख्मी शेर की तरह दहाड़ रहे थे और रोमिता के कमरे की तरफ भागे। रोमिता, बाहर निकलो। उन्होंने दरवाजे पर जोर से लात मारी। रोमिता डरते डरते बाहर निकली थी। उसका रंग फक पड़ गया था। उसने कहा, भैया। अजीत ने दवाइयाँ उसके मुंह पर दे मारी थी। ये क्या है बताओ, मुझे ये जहर तुम क्यों खा रही थी? किसका गुनाह छुपाने की कोशिश कर रही हो? रोमिता ने हैरानी से उन गोलियों को देखा। भैया, मुझे नहीं पता ये क्या है, मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। बकवास बंद करो अपनी। अजीत ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। रोमिता लड़खड़ाकर गिर पड़ी थी। अजीत ने कहा, मेरी आंखों में धूल झोंकती रही तुम। मैं तुम्हें अपनी बेटी समझता था और तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। बताओ कौन है वो जिसके साथ तुमने अपना मुंह काला किया है? रोमिता रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, भैया, भगवान की कसम, मैं पवित्र हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। भाभी झूठ बोल रही हैं, ये मुझे फंसाने की साजिश कर रही हैं। अजीत ने कहा कि खबरदार, जो मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द भी कहा। उन्होंने उसे बालों से पकड़कर खड़ा किया। वो तो तुम्हारा राज छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैं ही अंधा था जो तुम पर विश्वास करता रहा। आज मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। अजीत गुस्से में किचन की तरफ भागे और वहां से तेल की बोतल उठा लाए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैं चाहती थी कि अजीत उसे सजा देकर घर से निकाल दे, लेकिन ये तो मामला बहुत आगे बढ़ रहा था। मैंने डरते हुए कहा, अजीत, आप ये क्या कर रहे हैं? होश में आइए। उन्होंने कहा कि नहीं प्रगति, आज कोई मुझे नहीं रोकेगा। अजीत की आंखों में जुनून था। उन्होंने रोमिता पर तेल छिड़कना शुरू कर दिया। रोमिता चीखने चिल्लाने लगी, भैया, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। भाभी, आप ही इन्हें रोकिए और सच बताइए प्लीज भाभी। मैं खामोश खड़ी रही। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। एक तरफ मेरी नफरत थी और दूसरी तरफ एक इंसान की जान, लेकिन मेरा घमंड और मेरी ईगो जीत गई थी। मैंने सोचा कि अगर अब मैंने सच बोल दिया तो अजीत मुझे माफ नहीं करेंगे और मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अजीत ने माचिस की डिब्बी उठाई और एक तीली जलाई और बोले, आज मैं इस गंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। रोमिता की चीख गूंजी, नहीं भैया, ऐसा मत करो। उसी लम्हे मैंने आगे बढ़कर अजीत का हाथ पकड़ लिया था। अजीत, रुक जाओ, उसे जान से मत मारो। हम इसकी शादी कर देते हैं, किसी गांव में किसी बूढ़े से। इस तरह ये हमारी नजरों से दूर हो जाएगी और हमारी जान छूट जाएगी। अजीत का हाथ रुक गया था, वो हाँप रहे थे। उन्होंने नफरत भरी नजरों से रोमिता को देखा जो जमीन पर पड़ी कांप रही थी। उन्होंने कहा, ठीक है, और माचिस फेंक दी। इसे कल ही घर से विदा कर दूंगा। जहां मर्जी मरे या जिए, इससे कोई संबंध नहीं। उस रात रोमिता की सिसकियां पूरी रात सुनाई देती रही थी। मुझे अपनी जीत का विश्वास हो गया था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा डर भी बैठ गया था। मैंने जो आग लगाई थी, क्या वो सिर्फ रोमिता को जलाएगी या मेरा अपना घर भी इसकी लपेट में आ जाएगा? ये तो समय ही बताने वाला था। अगले दिन सुबह सवेरे ही अजीत घर से निकल गए थे और दोपहर तक वापस आए तो उनके साथ एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उस इंसान की शक्ल सूरत से ही आवारागर्दी टपक रही थी। अजीत ने रोमिता को ड्राइंग रूम में बुलाया। ये चंद्र जी हैं। अजीत ने डायरेक्ट शब्दों में इंट्रोड्यूस करवाया और बोले, तुम्हारी इनसे शादी तय हुई है, कल तुम्हारी शादी है। ये सुनकर रोमिता के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो बहुत उम्र के हैं, आपसे भी बड़े हैं। उम्र देखने का समय गुजर गया रोमिता मैडम। चंद्र ने हंसते हुए कहा, शुक्र करो कि तुम जैसी चरित्रहीन को अपनाने के लिए तैयार हो गया हूँ। अजीत जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। रोमिता ने तड़पकर अजीत की तरफ देखा, भैया, आपने आपने मेरे बारे में ये सब?
भैया भगवान के लिए मुझ पर रहम करिए, मुझे मार डालिए, लेकिन इस नर्क में मत धकेलिए। अजीत ने मुंह फेर लिया और कहा, नर्क तो तुमने खुद अपने लिए चुनी है। मेरा फैसला अटल है, तैयार रहना कल के लिए। रोमिता रोती पीटती अपने कमरे में चली गई थी। मुझे उस पर तरस तो नहीं आया था, उल्टा एक अजीब सा सुकून मिला था कि चलो जान छूटी। अगले दिन सादगी से, बल्कि ऐसा कहो कि बेबसी की कंडीशन में, रोमिता की शादी चंद्र से हो गई थी। न कोई मेहमान, न कोई धूमधाम, बस पंडित जी ने सारी रस्में पूरी करवा दी थी। लेकिन रोमिता पूरे समय खामोश रही थी। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। विदाई के समय उसने एक बार मुड़कर भी अजीत की तरफ नहीं देखा था। उसकी नज़रों में इतना दर्द और इतनी मायूसी थी कि एक लम्हे के लिए मेरा दिल भी कांप गया था, लेकिन मैंने फौरन खुद को संभाल लिया था। रोमिता के जाने के बाद घर में एक अजीब सी वीरानी छा गई थी। अजीत बिल्कुल खामोश हो गए थे। वो अब मुझसे भी कम ही बात करते थे। मुझे लगा कि शायद कुछ दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अजीत अंदर ही अंदर घुलने लगे थे। वक्त गुजरता जा रहा था। मेरे बच्चे बड़े होने लगे थे। मेरी बेटी सोनिया बिल्कुल अपनी बुआ रोमिता पर गई थी। वही मासूमियत, वही भोलापन। मेरा बेटा राज अपने पिता की तरह था, थोड़ा तेज व्यवहार का था। 15 साल पलक झपकते ही कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। अजीत अब एक पैरालाइज पेशेंट बन चुके थे। कुछ साल पहले उन्हें पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिसने उनके शरीर का दायां हिस्सा बेकार कर दिया था। वो अब बिस्तर से लग चुके थे और मैं उनकी सेवा करती थी। मेरी बेटी सोनिया अब जवान हो चुकी थी और राज की शादी हो चुकी थी। मेरी बहू सुहाना बहुत ही तेज लड़की थी। मुझे उसमें अपना आप नजर आता था। वो आते ही घर पर छा गई थी। एक दिन तारीख ने खुद को दोहराना शुरू कर दिया था। सुहाना मेरे पास आई और कहने लगी, मम्मी जी, आप सोनिया को समझा दीजिए, सारा दिन फोन पर लगी रहती है, मुझे तो उसके लक्षण ठीक नहीं लगते। मेरे कान खड़े हो गए थे। ये वही शब्द थे जो कभी मैंने अपनी नंद के लिए इस्तेमाल किए थे। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो सुहाना? सोनिया तो बहुत सीधी सादी बच्ची है। उसने कहा, सीधी नहीं है मम्मी जी, आजकल की लड़कियां बहुत तेज हैं। सुहाना ने मतलब भरे अंदाज में कहा कि मैंने कल उसे छत पर किसी से फोन पर बातें करते हुए सुना था। बहुत धीरे धीरे बातें कर रही थी। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक अनजाना सा डर बैठ गया था कि सच में जो मैंने किया है उसका बदला शुरू हो चुका था। मैंने बेटी से पूछा तो वो कसम खाने लगी थी कि वो अपने दोस्त से बात कर रही थी। मैंने उसकी बात पर विश्वास कर लिया था क्योंकि वो मेरी बेटी थी। लेकिन सुहाना बाज नहीं आई थी। वो रोज राज के कान भरती थी, देख लो राज, आपकी बहन आजकल बहुत आज़ाद हो गई है। कल मैंने उसे गली के नुक्कड़ पर एक लड़के से बातें करते हुए देखा था। राज भी अपने पिता की तरह शक्की व्यवहार का था। वो अपनी बहन पर बरस पड़ा और कहने लगा कि खबरदार, जो अगर तुमने घर से बाहर कदम भी निकाला, तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। मेरी बेटी रोती रहती थी, अपनी सफाइयां पेश करती रहती थी, लेकिन राज अपनी पत्नी की बातों में आ चुका था। मुझे अपनी आंखों के सामने अपना पुराना समय दोहराता हुआ नजर आ रहा था। फर्क सिर्फ ये था कि अब मैं तमाशाई नहीं थी, बल्कि इस तमाशा का हिस्सा बनने वाली थी। एक दिन सुहाना ने वही नाटक रचाया जो मैंने कभी रचाया था। वो मेरे पास आई और कहने लगी, मम्मी जी, गजब हो गया, सोनिया के कमरे से मुझे ये मिला है। उसने मेरी हथेली पर सिगरेट का एक पैकेट रख दिया, जिसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। मेरी बेटी और सिगरेट? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे विश्वास नहीं आता। उसने कहा, खुद देख लीजिए मम्मी जी, आजकल की लड़कियां सब कुछ करती हैं। सुहाना ने जलती हुई पर तेल छिड़का था। राज भी वहीं पर मौजूद था। उसने सिगरेट का पैकेट देखा तो आग बबूला हो गया था। वो सोनिया के कमरे की तरफ लपका। मैं उसके पीछे भागी। राज रुको, मेरी बात सुनो, मैं चिल्लाई। राज ने सोनिया को बालों से पकड़कर कमरे से घसीटा था। ये क्या है? सिगरेट पीती हो तुम? हमारी नाक कटवाने का इरादा है क्या? मेरी बेटी रोते हुए कह रही थी कि भैया, मैंने तो कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। भाभी झूठ बोल रही हैं। सोनिया गिड़गिड़ा रही थी और मैं खामोशी से खड़ी हुई ये सब कुछ देख रही थी। मेरा बीता हुआ समय मेरे सामने जिंदा हो चुका था। मेरी बेटी आज इसी जगह पर खड़ी हुई थी जहां कभी रोमिता खड़ी थी, और मेरी बहू वही किरदार निभा रही थी जो कभी मेरा था। राज का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो सोनिया को घसीटता हुआ आंगन में ले आया था। सोनिया रोती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन राज पर कोई असर नहीं हुआ था। सुहाना एक कोने में खड़ी ताने भरी मुस्कुराहट के साथ ये तमाशा देख रही थी। मेरे अंदर एक तूफान खड़ा हो चुका था। मैं सब कुछ देख रही थी, समझ रही थी कि ये सब सुहाना की चाल है, बिल्कुल वैसी ही चाल
जैसी मैंने चली थी, लेकिन मैं बेबस थी। भैया, मेरा विश्वास कीजिए भैया, भाभी झूठ बोल रही हैं। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। सोनिया की आवाज़ गले में अटक रही थी। झूठ कहती है कमबख्त। राज ने उसे लात मारी और कहने लगा, सिगरेट तेरे कमरे से मिली है और तू कह रही है कि भाभी झूठ बोल रही है। शर्म नहीं आई तुझे? मैं आगे बढ़ी। राज बेटा रुक जाओ, शायद सोनिया सच कह रही हो। बहू से गलती भी तो हो सकती है ना। सुहाना फौरन बोल पड़ी, मम्मी जी, आप भी बेटी की मोहब्बत में अंधी हो गई हैं। मैं अपनी आंखों देखी बात बता रही हूँ। कल रात मैंने खुद उसे छत पर सिगरेट पीते हुए देखा था। ये सुनकर राज का पारा और भी हाई हो गया था। वो कहने लगा, अब ये छत पर चढ़कर गुल खिलाई जा रही है। आज मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। वो भागता हुआ गया और स्टोर रूम से पेट्रोल की केन उठाकर लाया। ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। ये नज़ारा बिल्कुल वैसा ही नज़ारा था जो 15 साल पहले मेरी आंखों के सामने गुजरा था। फर्क सिर्फ ये था कि आज जलने वाली मेरी अपनी बेटी थी, राज नहीं। मैं चीखी और उसके रास्ते में खड़ी हो गई थी। भगवान के लिए ऐसा मत करो, ये तुम्हारी बहन है। राज ने मुझे धक्का दिया और कहा, जाइए मम्मी, ऐसी बहन होने से बेहतर है कि ना हो। इसने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। उसने केन का ढक्कन खोला और सोनिया पर छिड़कना शुरू कर दिया। वो चीख रही थी, तड़प रही थी, लेकिन राज पर जुनून सवार हो चुका था। मैं अपनी बहू के पास गई और कहने लगी, सुहाना, तुम कुछ बोलो, तुम जानती हो ये सच नहीं है। मैंने उसकी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उसने तो कंधे उचका दिए थे और कहने लगी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ मम्मी जी, जो बोया है वही काटना पड़ेगा आपको। उसके शब्द हथौड़े की तरह बरस रहे थे। जो बोया है वही काटना पड़ेगा। क्या सच में ये मेरी ही बोई हुई फसल थी जो आज मुझे काटनी पड़ रही थी? राज ने माचिस निकाली। मेरी बेटी गिड़गिड़ा रही थी, भैया, भगवान के लिए मुझ पर रहम करो, मैं मर जाऊंगी। राज ने कहा, तो मर जाओ, तुम जैसी लड़कियों का तो मर जाना ही बेहतर है। उसने तीली जलाई। उसी लम्हे में राज के पैरों में गिर गई थी। रुक जाओ राज, इसे मत जलाओ, मुझे जला दो, ये सब मेरे किए की सजा है। राज का हाथ रुक गया था। वो हैरानी से मुझे देखने लगा। कहने लगा, मम्मी, क्या मतलब आपका? आप ये क्या कह रही हैं? मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने कहा, हाँ बेटा, ये मेरे ही कर्मों की सजा है। 15 साल पहले मैंने भी यही किया था तुम्हारी बुआ रोमिता के साथ। मैंने झूठ बोलकर साजिश करके तुम्हारे पापा के हाथों से उसे खत्म करवा दिया था। वो बेगुनाह थी, बिल्कुल सोनिया की तरह। मैंने उस पर झूठे इल्जाम लगाए थे, उसे कैरेक्टरलेस साबित कर दिया था ताकि वो घर से निकल जाए। आंगन में सन्नाटा छा गया था। राज की माचिस हाथ से गिर गई थी। सुहाना के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी और चारपाई पर लेटा हुआ मेरा पति, जो अब तक कोई हरकत नहीं करता था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? राज की आवाज़ लड़खड़ा गई थी। मैंने रोते हुए कहा कि बेटा, मैं सच कह रही हूँ। आज वही तारीख दोहराई जा रही है जो मैंने अपनी नंद के साथ किया, वही आज मेरी बेटी के साथ तुम्हारी पत्नी कर रही है। ये सुहाना का कसूर नहीं है, ये मेरे गुनाहों की सज़ा है जो मेरी बेटी को मिल रही है। इस मासूम को मत जलाओ राज, मैं मुजरिम हूँ, मुझे जला दो। अजीत ने एक अजीब सी आवाज़ निकाली। तभी हम सब ने उनकी तरफ देखा। वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनकी आंखों में इतना दर्द, इतनी नफरत थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो अपनी बेबसी पर रो रहे थे, अपने किए पर पछता रहे थे और शायद मुझसे नफरत कर रहे थे। राज ने एक झटके से पेट्रोल का केन फेंक दिया था। वो घुटनों के बल बैठ गया था और सर पकड़कर रोने लगा था। हे भगवान, ये हम क्या करने जा रहे थे? हम कितने बड़े गुनाहगार हैं। सोनिया भागकर मेरे गले लग गई थी। हम दोनों माँ बेटी दहाड़े मार मार कर रो रही थी। सुहाना खामोशी से अपने कमरे में खिसक गई थी। उसे शायद अंदाजा हो गया था कि उसका खेल अब खत्म हो चुका। ये शायद उसे बदले से डर लगने लगा था। उस रात कोई नहीं सोया था। घर में एक अजीब सी उदासी और डर का साया था। हम सब अपने गुनाहों के बोझ तले दबे हुए थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि अभी सज़ा पूरी नहीं हुई। कुछ दिन के बाद राज ने एक फैसला किया। मैं और इस घर में नहीं रह सकता जिस घर की बुनियाद ही झूठ और फरेब पर रखी गई हो। वहाँ सुकून कैसे मिल सकता है? मैंने उसके आगे बहुत हाथ पैर जोड़े थे, उसे ऊपर वाले का वास्ता दिया था, लेकिन वो अटल था। वो अपनी पत्नी को लेकर एक अलग घर में शिफ्ट हो गया था। जाते जाते उसने एक ऐसा फैसला सुनाया था जिसने मेरी कमर तोड़ दी थी। मम्मी, मैं सोनिया की जिम्मेदारी और नहीं उठा सकता। उसकी शादी करनी होगी और जल्द से जल्द करनी होगी। मैंने कहा, लेकिन बेटा, अभी उसकी उम्र ही क्या है और अच्छा रिश्ता मिलने में समय लगता है। मैंने कमज़ोर आवाज़ में कहा।
राज ने कहा कि मेरे पास एक रिश्ता है। प्रताप जी मेरे ऑफिस में काम करते हैं, उम्र में थोड़े बड़े हैं, उनकी पत्नी की मौत हो चुकी है, उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन वो हमारी सोनिया को संभाल लेंगे। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। प्रताप की उम्र मेरे बेटे से भी ज्यादा थी, वो तो मेरे पति की उम्र का था। मैंने कहा, बेटा ये तुम क्या जुल्म कर रहे हो, वो बच्ची है। आपने भी तो जुल्म रोमिता बुआ पर किया था ना, उससे तो कम ही है। उसने कड़वे शब्दों में कहा और बोला, मैं फैसला कर चुका हूँ, कल शाम शादी है। सोनिया ये सुनकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी थी। मेरे पति बेबसी से चारपाई पर लेटे हुए सब कुछ देखते रहे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनकी नजरें मुझे मुजरिम ठहरा रही थी। अगली शाम सादगी से सोनिया की शादी प्रताप के साथ हो गई थी। वो विदा होकर चली गई थी और मैं इस घर में अकेली रह गई थी अपने पैरालाइज्ड पति के साथ। घर का हर कोना मुझे काट खाने को दौड़ता था। सोनिया की शादी के कुछ दिन के बाद ही उसकी हकीकत खुलने लगी थी। प्रताप न सिर्फ बड़ी उम्र का आदमी था, बल्कि नशे का आदी भी था। वो हर रोज रात को नशे में धुत होकर घर आता था और मेरी बेटी पर जुल्म करता था। मेरी बेटी के शरीर पर नील के निशान उसकी तकलीफ की गवाही दे रहे थे। जब भी सोनिया फोन पर रोती थी तो मेरा कलेजा मुंह को आ जाता था। मुझे रोमिता की याद आती थी, उसकी चीखें मेरे कानों में गूंजती थी। मैंने जो रोमिता के साथ किया था उसकी सजा मेरी बेटी भुगत रही थी। कुदरत का इंसाफ कितना बेरहम होता है, मुझे अब ये बात समझ आ रही थी। अजीत की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। वो अब अक्सर मुझे घूरते रहते थे। उनकी नज़रों में ऐसी नफरत होती थी कि मेरा दिल दहल जाता था। एक दिन मैं उन्हें दवाई देने गई तो उन्होंने पूरी हिम्मत जमा करके मेरे मुंह पर थूक दिया था। मैं तो शॉक्ड ही रह गई थी। ये वही अजीत था जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था। आज वो मेरी शक्ल देखना भी गवारा नहीं कर रहा था। मैं कमरे से बाहर भागी और फूट फूट कर रोने लगी थी कि हे भगवान, ये कैसी सज़ा है। मेरी बेटी नरक में जल रही है, मेरा पति मुझसे नफरत करता है, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, मैं अकेली हो गई हूँ, बिल्कुल अकेली। मैं रोज़ मरती थी, रोज़ जीती थी। हर पल मुझे अपनी नंद की याद दिलाता था। मैं सोचती थी कि काश मैंने वो सब ना किया होता, काश मैंने अपनी नंद को अपनी बेटी समझा होता, लेकिन अब पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं था। वक्त गुजर चुका था और अपने किए की सज़ा मैं भुगत चुकी थी। अब मैं इसी वीरान घर में अपने गुनाहों के बोझ तले दबी हुई मौत के आने का इंतजार कर रही हूँ। हर रोज बेटी की सिसकियों भरी आवाज़ फोन पर सुनती हूँ और हर रोज अजीत की नफरत भरी नजरों का सामना करती हूँ। यही मेरा अंजाम है, यही मेरी सजा है। सोनिया की विदाई के बाद घर में वीरानी मुझे काटने को दौड़ती है। राज अपने नए घर में खुश था या नहीं मुझे नहीं पता था, क्योंकि उसने हमसे सारे संबंध खत्म कर लिए थे। कभी कभी महीने में 1-2 बार फोन कर लेता था, वो भी सिर्फ मामूली सी बातचीत करने के लिए। सुहाना अपनी चाल में कामयाब हो चुकी थी। उसने माँ बेटे में हमेशा के लिए जुदाई डाल दी थी, लेकिन असली कयामत तो सोनिया पर टूट रही थी। प्रताप का व्यवहार दिन ब दिन बदतर होता जा रहा था। शुरू में तो वो सिर्फ नशे की हालत में हाथ उठाता था, लेकिन अब तो वो होश में भी बहाने ढूंढता था उसे मारने के। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैं घबरा गई थी कि इस समय कौन हो सकता है। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी बेटी खड़ी हुई थी, बारिश में भीगी हुई, कपड़े जगह जगह से फटे हुए और चेहरे पर ताज़ा जख्मों के निशान। मम्मी, वो मुझसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेगा। आज उसने मुझे जलती हुई सिगरेट से दागा है। उसने अपनी आस्तीन ऊपर की तो मेरी आत्मा कांप गई थी। उसके बाजू पर जगह जगह जलने के निशान थे। ये वही हाथ था जिन पर मैंने कभी मेहंदी लगाने के सपने देखे थे। आज वो जख्मों से चूर थे। मैं उसे अंदर लाई। अजीत जाग रहे थे। सोनिया की हालत देखकर उनकी आंखों में एक अजीब सी वहशत उतर आई थी। वो कुछ बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनके गले से निकलने वाली अजीब सी आवाज़ें उनके अंदर के तूफान का पता दे रही थी। मैंने रोते हुए कहा कि देखो अजीत, हमारी बेटी के साथ क्या हो रहा है, हमें कुछ करना होगा। अजीत ने नजरें उठाकर मुझे देखा। उनकी नजरों में इतना गहरा ताना और नफरत थी कि मैं जमीन में गड़ गई थी, जैसे वो कह रही हों कि ये तुम्हारी ही बोई हुई फसल है प्रगति, अब काटो इसे। मैंने हिम्मत करके राज को फोन कर दिया था। कई बार घंटी बजने के बाद उसने फोन उठाया। मैंने कहा, राज बेटा जल्दी से घर आ जाओ, सोनिया घर आई हुई है, प्रताप ने उसे बहुत मारा है। मैंने रोते हुए राज से रिक्वेस्ट की। दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही थी, फिर राज की सीधी आवाज आई, मम्मी
मैंने पहले ही कहा था कि मैं अब इस मामले में नहीं पड़ूंगा। वो शादीशुदा है, उसे अपने पति के साथ निभाकर रहना चाहिए। बार बार घर भाग आने से परेशानी हल नहीं होती। मैंने कहा बेटा, लेकिन उस पर जुल्म हो रहा है। उसने कहा तो मैं क्या करूं? उसने मेरी बात काट दी। मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि रोज रोज के झगड़े निपटाता फिरूं। सुहाना ठीक कहती थी, हम जितना इन परेशानियों में पड़ेंगे अपनी जिंदगी उतनी ही खराब कर लेंगे। उसने फोन बंद कर दिया था। मैं मोबाइल हाथ में पकड़े खामोश हरकत में बैठी रह गई। मेरा अपना बेटा, मेरा अपना खून इतना सफ़ेद हो चुका था कि अभी हम इसी सदमे में थे कि बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। प्रताप दरवाज़ा पीट रहा था। सोनिया, बाहर निकलो, मुझे पता है तुम यहीं छुपी हुई हो। मैं डर गई थी। सोनिया मेरे पीछे छुप गई। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसने लाते मारना शुरू कर दिया था। आखिरकार मुझे दरवाज़ा खोलना ही पड़ गया था। प्रताप नशे की हालत में धुत था। उसने मुझे धक्का दिया और सोनिया की तरफ लपका। उसने सोनिया को बालों से पकड़ा और घसीटते हुए कहने लगा कि भागकर आई थी यहाँ, तेरी तो। उसे तो बाहर ले जाने लगा। मेरी बेटी चीख रही थी, मम्मी मुझे बचा लो, कुछ तो करो। मैं उसके पीछे भागी। प्रताप के हाथ जोड़कर उसके पैर पकड़े, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। वो उसे जानवरों की तरह घसीटता हुआ गाड़ी में डालकर ले गया था। मैं बारिश में कीचड़ में लथपथ बैठी रोती रही। अंदर से अजीत के कर्राहने की आवाज़ आ रही थी। वो बेड से गिरने की कोशिश कर रहे थे, शायद अपनी बेटी को बचाने के लिए, लेकिन उनका बेजान शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। उस रात मुझे बेचैनी से एहसास हुआ था कि मेरी सज़ा सिर्फ ये नहीं थी कि मैं सब कुछ खो दूं, बल्कि मेरी असली सज़ा ये थी कि मैं हर रोज़ हर लम्हा अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखूं और कुछ ना कर सकूं। ये वो नरक था जिसकी आग मैंने खुद अपने हाथों से जलाई थी, और अब इसका अंधापन मेरी अपनी औलाद बन रही थी। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से चलता जा रहा था, लेकिन मेरे लिए हर लम्हा सदियों से बड़ा हो चुका था। सोनिया उस रात के बाद कभी वापस नहीं आई थी। प्रताप ने उसे घर में कैद कर लिया था। कभी कभी उसका फोन आता था तो उसकी आवाज़ इतनी टूटी हुई और बेजान होती थी कि मेरा दिल खून के आंसू रोता था। वो अब रोती भी नहीं थी। शायद उसके आंसू सूख चुके थे, या शायद उसने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। अजीत की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। उनकी आंखों की वीरानी मुझे हर समय अपनी मौत की याद दिलाती थी। वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करते थे, न इशारों में न नज़रों से। वो बस छत को घूरते रहते थे, जैसे वहां उन्हें कोई ऐसी चीज़ नज़र आती हो जो मुझे दिखाई नहीं देती थी। शायद उन्हें वहां रोमिता का चेहरा नज़र आता था, वो मासूम चेहरा जिसे हमने मिलकर मसल दिया था। मैं अक्सर सोचती थी कि रोमिता अब कहाँ होगी, किस हाल में होगी, क्या वो जिंदा भी होगी या नहीं, क्या उस जालिम चंद्र ने उसे मार डाला। मुझ में उसका पता लगाने की हिम्मत भी नहीं थी। एक दिन सोनिया का फोन आया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कपकपाहट थी। मम्मी, प्रताप प्रताप को पुलिस ले गई। वो नशे की हालत में किसी को गाड़ी से कुचल आया था। सोनिया की बात सुनकर मेरे अंदर एक उम्मीद की किरण जागी थी। शायद मेरी बेटी इस मुसीबत से आज़ाद हो जाएगी। लेकिन सोनिया की अगली बात ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। उसने बताया, लेकिन मम्मी, उसके घरवाले मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं मनहूस हूँ। मेरे आने से उनका बेटा बर्बाद हो गया। वो मुझे घर से निकाल रहे हैं। मैं कहाँ जाऊंगी मम्मी? मैंने तड़प कर कहा, बेटी तुम मेरे पास आ जाओ, ये तुम्हारा अपना घर है। उसकी आवाज़ घबराई हुई थी। उसने कहा कि नहीं मम्मी, मैं उस घर में नहीं आ सकती जहाँ से मेरी बर्बादी का सामान तैयार हुआ था। मुझे सब पता चल गया है मम्मी। राज भैया ने मुझे सब बता दिया था। उस रात आपने रोमिता बुआ के साथ क्या किया था। वो घर मुझे खा जाएगा। उसने फ़ोन बंद कर दिया था और मैं गुमसुम बैठी रह गई थी। मेरा बेटा जिसने मुझे छोड़ दिया था, उसने मेरी बेटी के दिल में भी मेरे खिलाफ नफरत भर दी थी। मैं अब पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी। कुछ समय के बाद खबर मिली कि सोनिया ने किसी अनाथ आश्रम में पनाह ले ली है। मैं उससे मिलने के लिए गई तो उसने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया था। वो मुझे अपनी बर्बादी का जिम्मेदार समझती थी, और वो गलत नहीं थी। अजीत भी अब जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। एक रात मैं उनके पास बैठी थी। अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में पहली बार नफरत के बजाय एक अजीब सी रिक्वेस्ट थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाया था और मेरी तरफ बढ़ाया था। मैंने जल्दी से उनका हाथ थाम लिया था। मैंने कहा कि जी अजीत, बताइए आपको क्या चाहिए। उनके होठ हिले थे और बड़ी मुश्किल से एक टूटी फूटी आवाज़ निकली थी, माफ़ी। मैं समझ गई थी कि वो क्या कह रहे हैं। वो रोमिता से माफ़ी मांगना चाहते थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं जानती हूँ अजीत,
हम दोनों बहुत गुनाहगार हैं। हमने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद की। हमें माफ़ी कैसे मिलेगी? अजीत की आंखों से आंसू बह निकले थे और उन्होंने आखिरी हिचकी ली। उनका हाथ मेरे हाथ में बेजान हो गया था। वो मुझे अपने गुनाहों के साथ अकेला छोड़ गए थे और आज मैं इस बड़े से घर में बिल्कुल अकेली हूँ। राज अपनी पत्नी के साथ खुश है, उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। सोनिया अनाथ आश्रम में एक बेनाम जिंदगी गुजार रही है। मैं हर रोज हर पल मरती हूँ। ये घर अब मुझे काट खाने को दौड़ता है। हर दीवार से रोमिता की चीखें सुनाई देती हैं। हर कोने में सोनिया के आंसू दिखाई देते हैं। मैं आईने में अपना चेहरा देखती हूँ तो मुझे एक ऐसी औरत नजर आती है जिसने अपनी ही खुशियों को अपने हाथों से आग लगाई। मेरी जिंदगी इन सारे लोगों के लिए एक सीख है जो दूसरों की जिंदगी में जहर घोलते हैं, जो समझते हैं कि उनकी चालाकियां कभी पकड़ी नहीं जाएंगी। याद रखिए कि जो बोया है वो काटना जरूर है। आज जो बीज बोएंगे वही फसल आपको काटनी पड़ेगी। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि क्या सोनिया के साथ जो कुछ भी हुआ वो सही था या फिर गलत था? क्योंकि कुदरत का नियम है, हम जैसा आज करेंगे आगे चलकर हमें वही भुगतना पड़ेगा। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।